कहानी की स्टार्टिंग में ही हमें दो भाई दिखाई देते हैं। बड़े भाई का नाम एड्रियन था और छोटे भाई का नाम ल्यूक। बाहर तेज बारिश हो रही थी। एड्रियन अपने छोटे भाई के लिए लकड़ी और रंगीन कागज से एक खूबसूरत छोटी नाव बनाता है। ल्यूक खुशी खुशी उस नाव को लेकर घर से बाहर भागता है और बारिश के बहते पानी में उसे छोड़ देता है। वो छोटी नाव पानी के साथ तेजी से आगे बढ़ने लगती है और ल्यूक हंसते हुए उसके पीछे दौड़ता रहता है। लेकिन अचानक वो नाव बहती बहती सड़क किनारे बनी पुरानी तूफानी नाली में जा गिरती है। ल्यूक धीरे से झुककर अंधेरी नाली के अंदर झांकता है। अंदर सिर्फ काला सन्नाटा था। तभी अंधेरी में दो अजीब चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। कुछ ही सेकंड बाद वहां एक डरावना जोकर दिखाई देता है जिसका नाम मॉरिगन था। उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी, लेकिन आवाज बेहद मीठी। मॉरिगन ल्यूक को बहलाते हुए कहता है, तुम्हारी नाव मेरे पास है और यहाँ बहुत सारी मिठाइयां भी हैं, चॉकलेट, कैंडी और गरम पॉपकॉर्न। डरा हुआ ल्यूक अपनी नाव वापस लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ नाली के अंदर पहुंचता है, मॉरिगन अचानक राक्षस की तरह हमला कर देता है। अगले ही पल वो ल्यूक को अंधेरी नाली के अंदर घसीट लेता है। बाहर सिर्फ बारिश की आवाज बजती है और फिर सब शांत हो जाता है। उस भयानक हादसे के बाद ल्यूक का कभी कोई पता नहीं चलता। सीन बदलता है और अब हमें शहर से दूर एक पुराना पशु फार्म दिखाई देता है। वहां एक लड़का जिसका नाम नोआ था, हाथ में बंदूक लिए एक भेड़ के सामने खड़ा था। उसके पिता चाहते थे कि वो खुद उस भेड़ को गोली मार दे, क्योंकि यही उनके परिवार का काम था। लेकिन नोआ की उंगलियां कांप रही थीं। वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। तभी उसके पिता गुस्से में उसके हाथ से बंदूक छीन लेते हैं और उसी वक्त भेड़ को गोली मार देती हैं। इसके बाद वो नोआ के करीब आकर सख्त आवाज में कहते हैं, अगर इस दुनिया में टिक कर जीना है तो डर को मारना सीखो, वरना दुनिया तुम्हें जिंदा निकल जाएगी। इसके बाद कहानी हमें शहर के स्कूल में ले जाती है। वहां एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम एलिना था। स्कूल के कुछ लड़के और लड़कियां उसे हर रोज परेशान करते थे। कोई उसके कपड़ों का मजाक उड़ाता तो कोई उसे अकेला देखकर ताने मारता। उसी स्कूल के बाहर कुछ लड़के अपने साइंस प्रोजेक्ट्स पर बात कर रही थे। उनमें एड्रियन भी मौजूद था। तभी कैमरा एक औरत पर जाता है जो स्कूल के गेट के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। उसकी बेटी पिछले एक हफ्ते से गायब थी, लेकिन वो आज भी इस उम्मीद में वहां खड़ी थी कि शायद उसकी बेटी वापस लौट आए। तभी अचानक कुछ बदमाश लड़कों का गैंग वहां पहुंचता है। उनका लीडर क्रोम नाम का लड़का था, जो पूरी स्कूल में दहशत फैलाने के लिए बदनाम था। वे आते ही एड्रियन और उसके दोस्तों को धक्का देना और मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर एड्रियन गुस्से में जोर से चिल्लाता है। एड्रियन गुस्से में उन बदमाश लड़कों की तरफ देखकर चिल्लाता है, एक दिन तुम सब अपने किए पर बहुत पछताओगे। ये सुनकर गैंग का लीडर क्रोम उसके करीब आता है और उसकी कॉलर पकड़कर धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहता है, तुझे सिर्फ तेरे भाई की वजह से छोड़ रखा है, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। तभी सड़क के दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर क्रोम और उसका गैंग वहां से हंसते हुए निकल जाते हैं। उसी दौरान वहां एक मोटा लेकिन बेहद समझदार लड़का दिखाई देता है जिसका नाम ओवेन था। वो एलेना का सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों अक्सर स्कूल में एक दूसरे का सहारा बनते थे, क्योंकि बाकी बच्चे उन्हें तंग करते रहते थे। इसके बाद एड्रियन अपने घर लौटता है। वो अब भी अपने छोटे भाई ल्यूक के गायब होने के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। उसके मन में एक उम्मीद अब भी जिंदा थी कि शायद उसका भाई कहीं ना कहीं जिंदा हो। वो एक पुराने डमी पुतले को उठाता है और उसे घर के बेसमेंट में लगे बड़े पाइप के अंदर डाल देता है। फिर ऊपर से पानी छोड़ता है। कुछ ही देर में वो पुतला पाइप के दूसरे छोर से बाहर निकल आता है। एड्रियन तुरंत अपने पिता के पास जाकर कहता है, देखा आपने, शायद ल्यूक भी उस दिन पानी के साथ कहीं दूर निकल गया होगा। हो सकता है वो अभी भी जिंदा हो। लेकिन उसके पिता का चेहरा अचानक सख्त हो जाता है। वो गुस्से में कहते हैं, बस करो एड्रियन, ल्यूक अब वापस नहीं आने वाला। वो मर चुका है और जितनी जल्दी तुम ये सच मान लोगे उतना बेहतर होगा। तुम्हारी मां पहले ही टूट चुकी है। तुम ये सब करके उसे और दर्द मत दो। ये सुनकर एड्रियन चुप हो जाता है, लेकिन उसके दिल में अब भी उम्मीद बाकी थी। दूसरी तरफ नोआ अपने फार्म से भेड़ों का मांस बेचने शहर आता है, लेकिन जैसे ही वो बाजार के पास पहुंचता है, उसे दूर से क्रोम और उसके गुंडे दिखाई देते हैं। वे लोग अक्सर उसे उसके रंग और गांव से आने की वजह से परेशान करते थे। नोआ डरकर तुरंत एक पुराने गोदाम के पीछे छुप जाता है। किसी तरह वो उन लड़कों से बच निकलता है। वो गोश्त उतार ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक जंग लगे लोहे के दरवाजे पर पड़ती है।
उस दरवाजे के पीछे से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई लोग दर्द से चीख रहे हों। नोआ डरते डरते दरवाजे के करीब जाता है। अचानक दरवाजे की नीचे की दरार से कई हाथ बाहर निकलने लगते हैं। अंदर से भयानक चीखें गूंजने लगती हैं और तभी वो दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल जाता है। अंदर घुप अंधेरे में उसे वही खौफनाक जोकर मॉरिगन की परछाई दिखाई देती है। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वो नोआ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर नोआ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डर के मारे पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी वहां क्रोम अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है। क्रोम नोआ को धक्का देकर कहता है, सुन लड़के, अगर जिंदा रहना चाहता है तो इस शहर से दूर रहना। इतना कहकर वे सब वहां से चले जाते हैं। सीन बदलता है और अब हमें एड्रियन का दोस्त सैम दिखाई देता है। वो अपने कमरे में किताबें सजा रहा था। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। उसी समय सैम की नजर कमरे में लगी एक बेहद डरावनी पेंटिंग पर पड़ती है। उस पेंटिंग में एक अजीब सी बूढ़ी औरत बनी हुई थी, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और मुस्कान इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। सैम डरते हुए उस तस्वीर को देख ही रहा था कि अचानक पेंटिंग के अंदर मौजूद औरत हिलने लगती है। अगले ही पल वो डरावनी औरत तस्वीर के अंदर से बाहर निकल आती है। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, चेहरा सड़ा हुआ और आंखें खून जैसी लाल। वो धीरे धीरे सैम की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर सैम के होश उड़ जाते हैं और वो चीखता हुआ अपने कमरे से भाग निकलता है। दूसरी तरफ एड्रियन अपने दोस्तों को लेकर शहर के पुराने सीवर के बंद हिस्से की तरफ जा रहा था। उसे अब भी यकीन था कि उसका भाई ल्यूक कहीं ना कहीं जिंदा है। उधर ओवेन स्कूल की लाइब्रेरी में बैठा एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। उस किताब में शहर के कई साल पुराने गायब हुए बच्चों का जिक्र था। वहीं पहली बार उसे उस रहस्यमयी जोकर मॉरिगन के बारे में पता चलता है। किताब में लिखा था कि हर 26 साल बाद ये शहर खून और डर से भर जाता है और मॉरिगन बच्चों को अपना शिकार बनाकर उन्हें हमेशा के लिए गायब कर देता है। इतना पढ़ते ही ओवेन बेचैन हो जाता है। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसी समय उसके पीछे से एक लाल रंग का गुब्बारा हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है। ओवेन धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगता है। गुब्बारा उसे लाइब्रेरी के सुनसान हिस्से तक ले जाता है, जहां जमीन पर रंग बिरंगे ईस्टर एग्स पड़े थे। जैसे ही वो उनमें से एक अंडा उठाता है, पूरी लाइब्रेरी की लाइट्स तेजी से ऑन ऑफ होने लगती हैं। माहौल अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। तभी सीढ़ियों से कोई चीज नीचे उतरती दिखाई देती है। वो एक छोटा बच्चा था, लेकिन उसका सिर गायब था। उसके कटी हुए गले से खून टपक रहा था। अचानक वो भयानक बच्चा तेजी से ओवेन की तरफ दौड़ पड़ता है। ओवेन समझ जाता है कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि मॉरिगन की बनाई हुई डरावनी चाल है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर लाइब्रेरी से बाहर भाग निकलता है, लेकिन बाहर आते ही क्रोम और उसका गैंग उसे पकड़ लेते हैं। वे लोग उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। तभी सड़क से गुजरती एक कार को देखकर ओवेन मदद के लिए चिल्लाता है। कार में बैठा कपल उसकी तरफ देखता तो है, लेकिन डर की वजह से बिना रुके वहां से चला जाता है और उसी कार के पीछे हवा में फिर वही लाल गुब्बारा दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे मॉरिगन पूरे शहर के लोगों के दिमाग और डर पर कब्जा कर रहा हो। इधर क्रोम अपनी जेब से चाकू निकालता है और ओवेन के पेट पर अंग्रेजी का अक्षर के काट देता है। ओवेन दर्द से चीख उठता है, लेकिन मौका मिलते ही वो क्रोम को जोर से लात मारता है और वहां से भाग निकलता है। क्रोम और उसका गैंग उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन ओवेन किसी तरह उनसे बच जाता है। दूसरी तरफ एड्रियन और उसके दोस्त पुराने नाले के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके थे। एड्रियन को अब भी उम्मीद थी कि शायद उसका भाई ल्यूक वहीं कहीं फंसा हुआ हो। तभी खोजते खोजते उसे वहां एक छोटा जूता मिलता है, लेकिन वो ल्यूक का नहीं था। वो उसी लड़की का जूता था जिसकी मां रोज स्कूल के बाहर अपनी बेटी का इंतजार करती थी। अब सबको समझ आ चुका था कि वो लड़की भी मॉरिगन का शिकार बन चुकी है। ये देखकर एड्रियन का दोस्त रायन डरते हुए कहता है, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। अगर वो चीज सच में अंदर हुई तो क्या पता अंदर जाते ही हम सबको मार डाले। तभी वहां ओवेन भी पहुंच जाता है। उसके पेट से खून बह रहा था और वो दर्द से ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एड्रियन और उसके दोस्त उसे तुरंत एक मेडिकल स्टोर पर ले जाते हैं ताकि उसके जख्म की दवा कर सके। लेकिन जब वे लोग दवाइयां लेने लगते हैं तो पता चलता है कि उनके पास पूरे पैसे नहीं हैं। तभी वहां एलिना आ जाती है। एड्रियन परेशान होकर उससे कहता है, हमारे पास पैसे कम पड़ गए हैं। ये सुनते ही एलिना चुपचाप काउंटर पर खड़े दुकानदार का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगती है। वो जानबूझकर मेडिकल किट नीचे गिरा देती है,
जैसे ही दुकानदार नीचे झुककर सामान उठाने लगता है, एड्रियन और उसके दोस्त जरूरी दवाइयां लेकर वहां से भाग निकलते हैं। कुछ दूर जाकर वे लोग ओवेन के घाव पर पट्टी करते हैं। उधर जब एलिना अपने घर पहुंचती है तो उसका पिता उसके साथ बहुत अजीब और डरावना व्यवहार करता है। उसकी नजरों में अपनापन नहीं बल्कि एक अजीब सनक थी। एलिना अपने पिता से हमेशा डरी रहती थी, लेकिन इस बार वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। गुस्से और दुख में वो शीशे के सामने खड़ी होकर अपने लंबे बाल खुद ही काट देती है। दूसरी तरफ क्रोम का एक दोस्त अकेले उसी पुराने नाले के अंदर ओवेन को ढूंढने पहुंचता है। वो अंधेरे सीवर में धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। तभी अचानक उसके सामने कई जले हुए लोगों की डरावनी परछाइयां दिखाई देने लगती हैं। उनके शरीर पूरी तरह झुलसे हुए थे और वे दर्द में चीख रहे थे। डर के मारे वो लड़का भागने लगता है और सीवर के एक बंद हिस्से तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है। अंधेरे में वही लाल रंग का गुब्बारा उसकी तरफ धीरे धीरे उड़ता हुआ आ रहा था। कुछ सेकंड बाद गुब्बारा अचानक फट जाता है और उसके पीछे से मॉरिगन निकल आता है। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर खून से भरी मुस्कान थी। अगले ही पल वहां उस लड़की की दर्दनाक चीख गूंज उठती है और फिर सब शांत हो जाता है। इसके बाद एड्रियन और उसके बाकी दोस्त ओवन के घर पहुंचते हैं। वहां दीवारों पर बहुत सारी पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थीं। उन्हीं पेंटिंग्स के बीच उन्हें एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें बिल्कुल मॉरिगन जैसा जोकर बना हुआ था। अब यह साफ हो चुका था कि वो शैतानी जोकर कई सालों से इस शहर में मौजूद था, लेकिन बच्चे उस तस्वीर पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। दूसरी तरफ एड्रियन का दोस्त ईथन अकेले अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बेहद पुराना और डरावना घर दिखाई देता है। उसी समय उसकी दवा लेने का समय भी हो जाता है। ईथन सड़क किनारे रुककर अपनी दवाई निकालता है। तभी उस खंडहर जैसे घर के अंदर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। ईथन डर जाता है और वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन घबराहट में उसकी दवा नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो दवा उठाने के लिए झुकता है, अचानक उसके सामने एक बेहद गंदा और सड़ा हुआ बीमार आदमी आ खड़ा होता है। उसका चेहरा घावों से भरा था और मुंह से कीड़े निकल रहे थे। वो आदमी ईथन की तरफ झुककर डरावनी आवाज में हंसने लगता है। ईथन चीखते हुए वहां से भागता है और काफी दूर जाकर रुकता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सड़क की दूसरी तरफ अंधेरे में वही मॉरिगन खड़ा उसे घूर रहा था। ये देखकर ईथन के होश उड़ जाते हैं। उसे अब यकीन होने लगा था कि मॉरिगन सिर्फ लोगों को डराता नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े डर का रूप लेकर उनके सामने आता है। दूसरी तरफ एलेना अपने घर में अकेली बैठी थी। तभी उसे एक छोटा सा कविता वाला कार्ड मिलता है। वो उसे पढ़ने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। उस कार्ड पर बेहद अजीब लेकिन खूबसूरत शब्दों में एक कविता लिखी हुई थी। असल में वो कविता ओवेन ने लिखी थी, क्योंकि वो चुपके से एलेना को पसंद करता था। लेकिन जैसे ही एलेना कविता पढ़ रही होती है, अचानक वॉशरूम के अंदर से बच्चों की चीखने की आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कई बच्चे मदद के लिए चिल्ला रहे हों। धीरे धीरे वे आवाजें एलेना को अपने पास बुलाने लगती हैं। डरती हुई वो बेसिन के अंदर एक लंबी मापने वाली टेप डालती है, लेकिन जब वो उसे वापस बाहर खींचती है तो उस पर बालों के गुच्छे और ताजा खून लगा हुआ था। अगले ही पल बेसिन के अंदर से लंबे लंबे बाल निकलकर एलिना के हाथों और गर्दन को पकड़ लेते हैं और उसे अंदर खींचने लगते हैं। एलिना चीखते हुए किसी तरह खुद को छुड़ाती है, लेकिन तभी बेसिन से खून का तेज फव्वारा निकलता है और पूरा वॉशरूम लाल खून से भर जाता है। डर के मारे एलिना दीवार के सहारे बैठकर रोने लगती है। उसकी चीख सुनकर उसका पिता कमरे में आता है। वो गुस्से में पूछता है, इतना क्यों चिल्ला रही हो? एलिना कांपती हुई आवाज में कहती है, वो उस बेसिन के अंदर बच्चे हैं, वो मुझे बुला रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके पिता को कमरे में फैला हुआ खून दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो बिल्कुल सामान्य तरीके से कहता है, तुम्हें सिर्फ वहम हो रहा है। अब एलिना समझ चुकी थी कि मॉरिगन सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि बड़ों की आंखों को भी किसी तरह अंधा कर देता है। उधर एड्रियन अपने छोटे भाई ल्यूक को बहुत याद कर रहा था। तभी अचानक उसे घर में किसी के होने का एहसास होता है। कुछ सेकंड बाद सामने वाले कमरे की लाइट अपने आप जल उठती है। डरते हुए एड्रियन धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन अंदर पहुंचने पर वहां कोई नहीं था। वो वापस मुड़ता ही है कि तभी उसे किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है।
वो गीले पैरों के निशानों का पीछा करते करते घर के नीचे बेसमेंट तक पहुंच जाता है और तभी अचानक उसके सामने ल्यूक दिखाई देता है। उसे देखकर एड्रियन की सांसें रुक जाती हैं। ल्यूक मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ आता है और भावुक आवाज में कहता है, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए एड्रियन? एड्रियन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल ल्यूक का चेहरा डरावना होने लगता है। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं रह जाती। वो अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है, चलो तुम भी मेरे साथ तैरने चलो। इतना कहते ही उसका शरीर एक खौफनाक दानव में बदलने लगता है और तभी बेसमेंट के पानी के अंदर से मॉर्गन बाहर निकल आता है। वो बिजली की तेजी से एड्रियन पर हमला कर देता है, लेकिन आखिरी समय पर एड्रियन खुद को बचाकर वहां से भाग निकलता है। अगली सुबह एड्रियन और उसके सभी दोस्त सीधे एलेना के घर पहुंचते हैं और वे सब उसी वॉशरूम में जाते हैं जहां पिछली रात वो डरावनी घटना हुई थी। अगली सुबह सभी दोस्त एलेना के घर के वॉशरूम में पहुंचते हैं, उसी जगह जहां पिछली रात उसे बालों और खून वाली डरावनी घटना दिखाई दी थी। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, पूरा कमरा खून से सना हुआ देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। दीवारें, शीशा और फर्श, हर जगह लाल धब्बे फैले हुए थे। अब सबको यकीन हो चुका था कि एलेना झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन एलेना एक बात सोचकर परेशान थी। अगर ये सब सच था तो उसके पिता को ये खून क्यों दिखाई नहीं दिया? क्या मॉर्गन बड़ों की आंखों पर भी कोई असर डाल रहा था? सभी दोस्त मिलकर पूरा वॉशरूम साफ करते हैं ताकि एलेना के पिता को कुछ पता ना चले। इसके बाद वे लोग वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में अचानक उन्हें सड़क किनारे क्रोम की कार और नोआ की साइकिल दिखाई देती है। वे तुरंत समझ जाते हैं कि नोआ मुसीबत में है। सब दौड़ते हुए जंगल की तरफ जाते हैं। उधर क्रोम और उसका गैंग नोआ को पकड़कर जबरदस्ती सड़ा हुआ मांस खाने पर मजबूर कर रहे थे। नोआ डर और गुस्से से कांप रहा था। तभी उसकी नजर झाड़ियों की तरफ जाती है। वहां अंधेरी में मॉर्गन बैठा था। उसके हाथ में किसी बच्चे का कटा हुआ हाथ था जिसे वो हंसते हुए खा रहा था, और साथ ही वो नोआ की तरफ एक अजीब डरावनी मुस्कान दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो नोआ को अपने पास बुलाना चाहता हो। लेकिन उससे पहले ही क्रोम नोआ को पकड़कर पीटना शुरू कर देता है। वो एक बड़ा पत्थर उठाकर नोआ के सिर पर मारने ही वाला होता है कि तभी दूर से एक पत्थर आकर सीधे क्रोम के माथे पर लगता है। वो पत्थर एड्रियन ने फेंका था। अगले ही पल दोनों ग्रुप एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगते हैं। एड्रियन और उसके दोस्तों का गुस्सा अब डर से भी बड़ा हो चुका था। वे इतनी जोर से पत्थर फेंकते हैं कि आखिरकार क्रोम और उसका गैंग डरकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद सभी दोस्त शहर के एक पुराने हिस्से में पहुंचते हैं जहां हर दीवार पर गायब हुए लोगों की पोस्टर लगे हुए थे। बच्चे, लड़कियां, छोटे मासूम चेहरे, सब गायब। ये देखकर माहौल और भी भारी हो जाता है। तभी ओवन सबको बताता है, मैंने लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि हर 26 साल बाद इस शहर में बच्चे गायब होने लगते हैं और हर बार इसके पीछे वही चीज होती है। वो कांपती आवाज में आगे कहता है, मॉर्गन, वो किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ता जो उसके हाथ लग जाए। ये सुनकर एड्रियन पूरी तरह टूट जाता है। अब उसे समझ आने लगता है कि शायद उसका भाई ल्यूक भी उसी शैतानी जोकर का शिकार बन चुका है। इसके बाद सभी दोस्त एड्रियन के घर पहुंचते हैं। वो दीवार पर पूरे शहर का एक बड़ा नक्शा लगाता है। एड्रियन नक्शे पर अलग अलग जगहों पर बने निशानों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, देखो, जहां जहां बच्चे गायब हुए हैं वे सारी जगहें शहर के गटर और सीवर लाइनों से जुड़ी हुई हैं। फिर वो अपने घर के पास बने निशान की तरफ देखकर कहता है, ल्यूक भी गटर के रास्ते गायब हुआ था और ये सारी लाइनें जाकर एक ही जगह मिलती हैं। वो नक्शे के बीच में बने एक पूरा इलाके पर उंगली रखता है। वेलक्रॉफ्ट हाउस। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। एड्रियन धीमी आवाज में कहता है, मुझे लगता है मॉर्गन वहीं रहता है। तभी ईथन डरते हुए कहता है, मैंने भी उसी घर के पास उसे देखा था और वहां एक सड़ा हुआ आदमी मेरे पीछे पड़ा था। कुछ पल की खामोशी के बाद सभी दोस्त उस डरावने वेलक्रॉफ्ट हाउस के सामने पहुंच जाते हैं। वो घर पूरी तरह टूटा हुआ था, खिड़कियां काली और अंदर खूब अंधेरा। लेकिन फिर भी कुछ दोस्त हिम्मत करके धीरे धीरे उस घर के अंदर कदम रख देते हैं। सभी धीरे धीरे उस खंडहर जैसे वेलक्रॉफ्ट हाउस के अंदर आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ अंधेरा, टूटी दीवारें और सन्नाटा था। तभी ईथन को ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है।
वो डरते डरते उस तरफ बढ़ता है। उसी समय सामने वाला एक पुराना दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। ईथन ध्यान से उसे देख ही रहा था कि अचानक पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। घबराकर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने की लकड़ी की फर्श टूट जाती है। इसी दौरान कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। जैसे ही ईथन पीछे मुड़कर देखता है, उसके सामने वही सड़ा हुआ बीमार आदमी खड़ा था जिसे उसने पहले सड़क पर देखा था। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। ईथन डर के मारे पीछे हटता है और टूटे हुए फर्श से नीचे जा गिरता है। वो बुरी तरह घायल हो जाता है। दूसरी तरफ रायन को भी अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो उनका पीछा करते करते एक कमरे तक पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। रायन जैसे ही वापस मुड़ता है, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और तभी कमरे की लाइट्स तेजी से ऑन ऑफ होने लगती हैं। जब रोशनी जलती तो कमरे में दर्जनों जोकर खड़े दिखाई देते और अंधेरा होते ही गायब हो जाते। पूरा कमरा डरावनी जोकरों से भरा हुआ लग रहा था। अचानक उन्हीं के बीच से मॉर्गन निकलकर सामने आ जाता है। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं रहा था। आंखें चमक रही थीं और मुंह में नुकीले दांत थे। वो सीधे रायन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी एड्रियन दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और रायन को खींचकर बचा लेता है। उधर इथन जमीन पर घायल पड़ा था। तभी मॉर्गन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो इथन के डर का मजा ले रहा हो। लेकिन इससे पहले कि वो इथन को मारता, एड्रियन और रायन वहां पहुंच जाते हैं। मॉर्गन उन पर भी हमला कर देता है। तभी अचानक एलिना पीछे से लोहे की एक लंबी रॉड उठाकर मॉर्गन के सिर के आर पार घुसेड़ देती है। मॉर्गन दर्द से जोर से चीखता है। उसका चेहरा पल भर के लिए इंसानों जैसा बनने लगता है, फिर दोबारा राक्षसी हो जाता है। मौका देखकर सब लोग इथन को उठाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन पीछे से मॉर्गन अपने लंबे नुकीले पंजे उनकी तरफ बढ़ाता है और अचानक वो ओवन को बुरी तरह घायल कर देता है। इसके बाद वो अंधेरे में गायब हो जाता है। एड्रियन गुस्से में उसका पीछा करते हुए नीचे बेसमेंट तक पहुंचता है। वहां उसने देखा कि मॉर्गन एक पुराने गहरे कुएं जैसे रास्ते के अंदर उतर रहा था। अब एड्रियन को समझ आ गया था कि वही रास्ता उसके ठिकाने तक जाता है। इसके बाद सभी बच्चे डर के मारे उस घर से बाहर भाग निकलते हैं। लेकिन बाहर पहुंचते ही ईथन की मां वहां आ जाती है। वो गुस्से में सब बच्चों पर चिल्लाते हुए कहती है, आज के बाद मेरे बेटे से दूर रहना, तुम सब उसे मौत की तरफ ले जा रहे हो। वो ईथन को अपने साथ घर ले जाती है। उधर एड्रियन बाकी दोस्तों से कहता है, मैंने उसे देखा, वो उस कुएं के अंदर गया था। अगली बार हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे और इस बार उसे खत्म कर देंगे। लेकिन ये सुनकर कुछ दोस्त भड़क जाते हैं। रायन गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? हम अभी मुश्किल से जिंदा बचे हैं और तुम दोबारा उस मौत के घर में जाना चाहते हो। फिर वो धीमी आवाज में कहता है, ल्यूक अब वापस नहीं आएगा एड्रियन, तुम्हें ये सच मानना होगा। लेकिन एड्रियन की आंखों में अब भी उम्मीद थी। वो कांपती आवाज में कहता है, नहीं, मेरा भाई अभी भी जिंदा है। एड्रियन गुस्से और दर्द से भरी आवाज में कहता है, मैं ल्यूक को हर हाल में ढूंढूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन रायन फिर उससे कह देता है, सच को मान लो, तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही एड्रियन अपना आपा खो बैठता है। दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। कुछ ही देर में पूरा ग्रुप बिखर जाता है। एलिना उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो सबको समझाते हुए कहती है, यही तो मॉर्गन चाहता है। वो जानता है कि अगर हम साथ रहे तो उससे लड़ सकते हैं। लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उधर क्रोम अपने घर के बाहर पहुंचता है। तभी उसे दरवाजे के पास एक लाल रंग का गुब्बारा दिखाई देता है। उसे देखते ही वो समझ जाता है कि मॉर्गन आसपास ही है। गुब्बारे के नीचे एक लाल डिब्बा रखा था। क्रोम धीरे धीरे उसे खोलता है। अंदर वही चाकू रखा था जो ओवन पर हमला करते समय उसके हाथ से गिर गया था। जैसे ही क्रोम उस चाकू को हाथ में लेता है, उसकी आंखें बदलने लगती हैं। अब वो पूरी तरह मॉर्गन के असर में आ चुका था। उसे अपने दिमाग में आवाजें सुनाई देने लगती हैं, मार दो, सबको खत्म कर दो। इसके बाद वो सीधे अपने पिता के कमरे में पहुंचता है। उसका पिता शराब के नशे में टीवी देख रहा था। क्रोम बिना कुछ बोले चाकू उसकी गर्दन पर रख देता है। उसी समय टीवी अपने आप चालू हो जाती है। स्क्रीन पर अजीब चमकने वाली तस्वीरें आने लगती हैं और फिर मॉर्गन का चेहरा दिखाई देता है। वो डरावनी मुस्कान के साथ कहता है, कर दो,
अब तुम मेरे दोस्त हो। अगले ही पल क्रोम अपने पिता की गर्दन में चाकू घोंप देता है। कमरे में खून फैल जाता है और जब वो टीवी की तरफ देखता है तो ऐसा लगता है जैसे मॉर्गन स्क्रीन के अंदर से उसे घूर रहा हो। अब क्रोम पूरी तरह उसके कब्जे में जा चुका था। दूसरी तरफ एलेना के पिता भी उसके साथ और ज्यादा अजीब व्यवहार करने लगते हैं। उनकी आंखों में इंसानियत नहीं बची थी। एलेना डरकर पीछे हटती है, लेकिन तभी उसका पिता अचानक उस पर हमला कर देता है। एलेना भागकर वॉशरूम में खुद को बंद कर लेती है। उसका पिता दरवाजा पीटते हुए उसे ढूंढता ढूंढता वहीं तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर घुसने की कोशिश करता है, एलेना अचानक सिंक उठाकर उसके चेहरे पर दे मारती है। उसका पिता वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। एलेना राहत की सांस लेकर पीछे मुड़ती ही है कि अचानक अंधेरे से मॉर्गन निकल आता है। वो एलेना का गला पकड़ लेता है। एलिना चीखती है, लेकिन अगले ही पल मॉर्गन उसे अपने साथ अंधेरे में खींच ले जाता है। उधर एड्रियन एलिना को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंचता है। घर के अंदर सब बिखरा हुआ था। फिर उसे जमीन पर एलिना का पिता मृत पड़ा दिखाई देता है और तभी उसकी नजर ऊपर दीवार पर जाती है। खून से लिखा था, यू डाई इफ यू ट्राई, यानी अगर कोशिश की तो मर जाओगे। अब एड्रियन समझ चुका था कि मॉर्गन ने एलिना को अगला शिकार बना लिया है। वो तुरंत अपने बाकी दोस्तों को इकट्ठा करता है और कहता है, मॉर्गन एलिना को ले गया है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो वो भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। ये सुनते ही सभी दोस्त दोबारा एक हो जाते हैं। अब डर से ज्यादा उनके अंदर अपने दोस्त को बचाने की जिद थी। उधर ईथन को एड्रियन का फोन आता है। एड्रियन जल्दबाजी में उससे कहता है, जो भी हो अभी इसी वक्त हमारे पास पहुंचो। ईथन बिना कुछ सोचे तुरंत घर से निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही ईथन घर से बाहर निकलने लगता है, उसकी मां उसे रोक लेती है। वो घबराई हुई आवाज में कहती है, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो, तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन इस बार ईथन की आंखों में डर नहीं, हिम्मत थी। वो अपनी मां से कहता है, आज आप मुझे नहीं रोक सकती, मेरे दोस्तों को मेरी जरूरत है। इतना कहकर वो घर से बाहर निकल जाता है। अब 6 दोस्त फिर से एक साथ थे और इस बार भी खाली हाथ नहीं आए थे। किसी के हाथ में लोहे की रॉड थी, किसी के पास चाकू, तो किसी के पास टॉर्च और डंडे। वे सीधे वेलक्रॉफ्ट हाउस के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर पहुंचते ही वे उसी पुराने कुएं के पास आते हैं जहां एड्रियन ने मॉर्गन को गायब होते देखा था। वे कुएं के अंदर एक लंबी रस्सी डालते हैं। सबसे पहले एड्रियन नीचे उतरना शुरू करता है। दूसरी तरफ एलेना को धीरे धीरे होश आता है। वो उसी कुएं के नीचे पड़ी थी। उसके चेहरे पर ऊपर से खून की कुछ बूंदें गिरती हैं, जिससे उसकी आंख खुलती है। जैसे ही वो उठकर ऊपर देखती है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। ऊपर अंधेरे में दर्जनों बच्चों की लाशें लटकी हुई थीं। कुछ आधी सड़ी हुई, कुछ सिर्फ हड्डियां बन चुकी थीं। पूरा नीचे का हिस्सा कचरे, हड्डियों और सड़ांध से भरा हुआ था। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। डरकर वो भागती है और सामने दिख रही एक लोहे के गेट को खोलने की कोशिश करती है। उसी समय पीछे अंधेरे से एक नकली जोकर जैसा पुतला अचानक बाहर निकल आता है। एलेना चीख पड़ती है और तभी गेट धीरे धीरे खुल जाता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, सामने असली मॉर्गन खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। एलेना वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मॉर्गन उसका गला पकड़ लेता है। एलेना कांपती आवाज में कहती है, मैं तुमसे नहीं डरती। ये सुनते ही मॉर्गन अपना असली भयानक चेहरा दिखाता है। उसका मुंह कई हिस्सों में खुल जाता है और अंदर नुकीले चमकते दांत दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही एलिना उसकी आंखों और उस डरावने चेहरे को देखती है, वो उसके असर में आने लगती है। उधर बाकी दोस्त रस्सी के सहारे नीचे उतर चुके थे, लेकिन नोआ अभी आखिरी में नीचे आने ही वाला था कि अचानक पीछे से क्रोम उस पर हमला कर देता है। वो नोआ को जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटने लगता है। नीचे खड़े दोस्त उसे जोर जोर से पुकारते हैं, लेकिन तभी क्रोम रस्सी ऊपर खींच लेता है। अब नोआ अकेला फंस चुका था। क्रोम गुस्से में बंदूक उठाकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी नोआ पूरी ताकत से बंदूक को एक तरफ धकेल देता है। अगली ही पल वो पास पड़ा पत्थर उठाकर क्रोम के सिर पर दे मारता है। क्रोम लड़खड़ाकर पीछे हटता है। मौका देखकर नोआ उससे भिड़ जाता है और धक्का देकर उसे सीधे कुएं के गहरे अंधेरे में गिरा देता है। दूसरी तरफ रायन अपने दोस्तों से बिछड़ चुका था। वो अकेला अंधेरे सीवर में रास्ता भटक जाता है और मॉर्गन उसकी तलाश में वहीं आसपास घूम रहा था।
रायन डरते डरते आगे बढ़ रहा था कि तभी उसके सामने वही डरावनी बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसे सैम ने पेंटिंग में देखा था। वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराते हुए रायन के पास आने लगती है। अचानक उसका चेहरा फटने लगता है और वो सीधे रायन पर हमला कर देती है। उसी समय बाकी दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके सामने ही मॉरिगन उस औरत के रूप में रायन को बुरी तरह काट लेता है। रायन दर्द से चीख उठता है और फिर मॉरिगन अंधेरे में तेजी से गायब हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से रायन बच जाता है। उसी समय एड्रियन को दूर अंधेरे में अपना छोटा भाई ल्यूक खड़ा दिखाई देता है। उसके हाथ में वही छोटी कागज की नाव थी जो एड्रियन ने उसके लिए बारिश वाले दिन बनाई थी। ये देखकर एड्रियन बिना कुछ सोचे उसके पीछे भागने लगता है। भागते भागते वो एक विशाल अंधेरी जगह पर पहुंचता है और वहां जो वो देखता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एलिना हवा में बेहोश हालत में लटकी हुई थी। उसके आसपास कई और बच्चे भी हवा में तैर रहे थे, जैसे किसी डरावनी जाल में फंसे हों। कुछ ही सेकंड में बाकी दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं। इतनी सारी गायब बच्चों को उस हालत में देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं। वे तुरंत एलिना को नीचे उतारते हैं। एड्रियन, ओवेन, नोआ सब उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिना बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं देती। तभी ओवेन धीरे धीरे उसके पास आता है। उसकी आंखों में डर से ज्यादा प्यार था। वो एलिना को कसकर गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। कुछ पल बाद एलिना की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं और फिर अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। मॉरिगन का असर टूट चुका था। उधर एड्रियन आखिरकार ल्यूक तक पहुंच जाता है। ल्यूक का एक हाथ गायब था और दूसरे हाथ में वही छोटी नाव थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन कुछ अजीब भी। वो धीरे से कहता है, मुझे घर जाना है एड्रियन, मैं मम्मी पापा को बहुत मिस करता हूं। एड्रियन की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कांपती आवाज में कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूं ल्यूक। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वो धीरे से कहता है, आई लव यू, और फिर भारी दिल से ट्रिगर दबा देता है। गोली लगते ही ल्यूक का शरीर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर अजीब तरह से कांपने लगता है। उसकी मुस्कान फैलने लगती है, चेहरा फटने लगता है और धीरे धीरे वो पूरी तरह मॉरिगन में बदल जाता है। मॉरिगन जोरदार चीख के साथ सब बच्चों पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार बच्चे डरकर भागते नहीं, वे सब एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। कोई लोहे की रॉड मारता है, कोई पत्थर, कोई डंडा। मॉरिगन पहली बार कमजोर पड़ने लगता है। वो गुस्से में चीख कर कहता है, जितना तुम मुझसे डरते हो मैं उतना ही ताकतवर बनता हूं। फिर वो एड्रियन की तरफ इशारा करके कहता है, मुझे सिर्फ ये लड़का दे दो, बाकी सबको मैं छोड़ दूंगा। मैं इसे खाकर अगले 26 सालों तक सो जाऊंगा। लेकिन इस बार कोई पीछे नहीं हटता। सभी दोस्त एक दूसरे का हाथ थामकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। तभी एलेना पूरी ताकत से आगे बढ़ती है और लोहे की लंबी रॉड मॉरिगन के खुले मुंह में घोंप देती है। मॉरिगन दर्द से भयानक चीख मारता है। उसका शरीर टूटने और बिखरने लगता है। कुछ ही सेकंड में वो अंधेरे में गायब हो जाता है, भूखा, कमजोर और अगले 26 सालों के लिए फिर से सोने को मजबूर। इसके बाद सीन बदलता है। सुबह का सूरज निकल चुका था। सभी दोस्त जिंदा बच चुके थे। उन्होंने अपनी सबसे बड़े डर का सामना किया था, लेकिन एड्रियन हमेशा के लिए अपने छोटे भाई ल्यूक को खो चुका था।